नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों हिंदी के टॉप 30 क्वेश्चंस के बारे में। और दोस्तों ये जो 30 जो प्रमुख सवाल हैं वो दोस्तों आपके रीट 2011 के अंदर दोस्तों पूछे गए थे। जी हाँ दोस्तों, आज के पेपर है 2011 को हम सोल्व करेंगे हिंदी के पेपर को। दोस्तों आपको यहाँ पर ये जानना जरूरी है कि दोस्तों 2011 और अभी जो रीट होने वाली है 2022 के अंदर, तो दोस्तों इसके अंदर इसके जो बीच में जो बहुत सारे रीट हो गई हैं, तो दोस्तों ये बहुत सारे चांस होते हैं कि वापस जो पिछले जो रीट के जो सवाल हैं वो आगे वाले रीट में भी आने के चांस होते हैं। या फिर दोस्तों अगर प्रश्न नहीं भी आएंगे तो दोस्तों आपको यहाँ पर इनका पैटर्न भी पता चल जाएगा। और दोस्तों आपको साथ ही ये पता चलेगा कि 2011 के अंदर दोस्तों जो हिंदी का लेवल क्या था। तो दोस्तों ये जो सवाल है आपके बहुत ही काम आने वाले हैं। तो दोस्तों हम चलिए इन सवालों को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने सवाल है दोस्तों, सवाल नंबर 31 से स्टार्ट होता है। ठीक है, ये आपका पहला सवाल है। विद्यालय शब्द में है, यानी कि विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है? स्वर संधि, विसर्ग संधि, या फिर दोस्तों आपकी व्यंजन संधि, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको यहाँ पर जानना है कि दोस्तों विद्यालय है, विद्यालय के टुकड़े करो, विद्या प्लस आलय, क्या बनेगा? विद्या प्लस आलय। अब दोस्तों यहाँ पर क्या बन रहा है? यहाँ पर एक तो विद्या में आ छुपा हुआ है और दोस्तों आलय में भी आ छुपा हुआ है। ठीक है, तो आ प्लस आ बराबर क्या हो जाएगा? आ। ठीक है, और आ किस में आता है दोस्तों? आ हो गया, बड़ी ई हो गया, बड़ा ऊ हो गया। ये किस में आता है दोस्तों? ये दोस्तों स्वर संधि के अंदर जो दीर्घ संधि होती है उसके अंदर आता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन भी आपके यहाँ पर स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर स्वर संधि इसका आंसर सही हो जाएगा। स्वर संधि में दोस्तों यहाँ पर जो दीर्घ संधि वो आपका ऑप्शन होता है, दीर्घ संधि सही होता। ठीक है, तो स्वर संधि हो गया। अगर दोस्तों व्याख्या की बात करें तो इसकी व्याख्या दे रखी है कि विद्या प्लस आलय में समान स्वर मिलकर दीर्घ हो जाते हैं, अतः यहाँ दीर्घ स्वर संधि होगी। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, प्रश्न नंबर 2 देखिए, पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा। दोस्तों आपको पवन शब्द का संधि विच्छेद करना है। प प्लस वन, पौ प्लस अन, पौ प्लस अन, या फिर पौ प्लस न। तो दोस्तों आपको यहाँ पर जो संधि विच्छेद करना है पवन का, तो दोस्तों पवन है ये अयादी संधि का उदाहरण है। दोस्तों मैं यहाँ पर आपके सामने पवन लिख देता हूँ। अब पवन का अगर आप विच्छेद करोगे तो यहाँ पर दोस्तों ऊ का क्या बन जाएगा? दोस्तों ऊ अलग निकल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर वन, पिछले यहाँ जो लास्ट शब्द है उनको तोड़ेंगे। वन में क्या छुपा? अन, अन हमने बाहर निकाल दिया। अब क्या बचा हमारे पास? प और व हलंत। अब दोस्तों ये व है, अब प को हलंत कर दीजिए, फिर क्या बचा? ए व, ए व। औ का क्या बनता है दोस्तों? औ, औ और आओ। आओ की दोस्तों यहाँ पर ओ की मात्रा के एक लगेगी तो जो ओ। और दोस्तों अगर आप यहाँ पर आओ होता तो क्या हो जाएगा? दो मात्रा लग जाएगी आओ। तो यहाँ पर केवल एक ही मात्रा है औ, तो यहाँ पर ओ लग जाएगी, यानी कि ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर पो, क्या बन जाएगा? पो। तो यहाँ पर दोस्तों पो प्लस अन, क्या बन जाएगा? पो प्लस अन। तो यहाँ पर पो प्लस अन कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा, पो प्लस अन। अगर दोस्तों यहाँ पर पावक होता, क्या होता दोस्तों? पावक है, तो हम क्या निकालते हैं? वक में से अक बाहर निकल जाएगा, अक बाहर निकला। अब क्या बचा दोस्तों हमारे पास? प हलंत दन आव, क्या बचा? आव। अब दोस्तों आपको आव है ना, मैंने बताया कि औ से ओ बनता है, आव से आओ, दो मात्रा। ठीक है, दो मात्रा लग जाएगी। तो किसके लगेगी? पै के लगेगी। पै के दोस्तों आव जुड़ेगा दोस्तों, यहाँ पर इस प्रकार हो जाएगा पाव, पाव प्लस अक, ये हो जाएगा पावक। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों आपको भवन है उसका दोस्तों आपको संधि विच्छेद करके ऑप्शन के अंदर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना कि भवन से आपका विच्छेद क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका पो प्लस अन, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। पवन में दोस्तों कौन सी संधि है? अयादी संधि है। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों। हिंदी में वचन होते हैं, हिंदी में कितने वचन होते हैं? 1, 2, 3 या अनगिनत? तो दोस्तों हिंदी में दोस्तों दो वचन होते हैं, एक वचन, बहुवचन। और दोस्तों आपको बताना है कि यहाँ पर संस्कृत में कितने वचन होते हैं। तो दोस्तों संस्कृत में दोस्तों 3 वचन होते हैं। अब दोस्तों कौन कौन से हैं ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, आपको तीनों के नाम लिखने कौन कौन से होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों। आगरा का जो बहुवचन है वो क्या होगा? आगरा का बहुवचन आगरे, आगरों, आगरे, या फिर बहुवचन नहीं होगा। तो दोस्तों आगरा एक शहर का नाम है, तो दोस्तों यहाँ पर आगरा है वो एक वचन में रहेगा, यहाँ पर बहुवचन नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका जो कहते हो आंसर डी का हो जाएगा। ठीक है, बहुवचन नहीं होगा इसका। अगला प्रश्न देखते हो दोस्तों। जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें कहा जाता है पद, विकारी शब्द, या अविकारी शब्द, या पदबंध। तो दोस्तों जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं होता है उसे क्या कहा जाता है? अविकारी शब्द। क्या कहा जाता है? अविकारी शब्द। और दोस्तों अविकारी शब्द को अव्यय शब्द भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अव्यय शब्द। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अविकारी को अव्यय भी कहा जाता है।
अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, आपके सामने प्रश्न नंबर 36 है। शब्द के सही रूप का चयन कीजिए। तृष्णा, तृष्णा, तृष्णा या फिर तृष्णा। तो दोस्तों आपको ऐसे लग रहा होगा दोस्तों अट्रैक्शन किसके ऊपर जा रहा है आपको दोस्तों। अगर बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं हिंदी के अंदर हो, फिर आप पर्यावरण अध्ययन के अंदर हो, राजस्थान का जीके हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, गणित हो, कुछ भी आपके सामने प्रश्न है, अगर आपको नहीं आ रहा है तो उस प्रश्न को आराम से घूरिए। इस प्रश्न को आंखें खोल करके ऐसे इसके ऊपर घूर रहे, तो घूरने पर आपको इसका आंसर पता चल जाएगा। तो दोस्तों आपको शब्द का सही रूप का चयन कीजिए। तो दोस्तों तृष्णा होता है क्या? नहीं होता है। तृष्णा नहीं होता है। तृष्णा नहीं हो रहा है दोस्तों। ये तृष्णा यहाँ पर ये सही हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। दोस्तों बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो हमें नहीं भी आते, लेकिन उसमें क्या करना है, हमें ऑप्शन काटना होता है। तो दोस्तों यहाँ पर तृष्णा तो होगा ही नहीं, तृष्णा ऐसा थोड़ी प्रश्न होता है, और तृष्णा नहीं है। तो दोस्तों ये दोनों प्रश्न बचे हैं, तो इसमें से ये लग रहा है, इसमें से ये लग रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर ये से वाला सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ऑप्शन काटना भी सीखिए। प्रश्न नंबर दोस्तों आपके सामने 37 है दोस्तों। प्रश्न नंबर 37 देखिए, कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा। बताइए कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? कवयित्री, कवि, कवयित्री और कवियत्री। तो दोस्तों आपके सामने इसको ऑप्शन काटेंगे। सबसे पहले दोस्तों कवि तो होगा ही नहीं, कवि का स्त्रीलिंग शब्द कवि होगा ही नहीं, और कवियत्री भी, ये भी उठपटा लग रहा है, ये भी नहीं होगा, डी ऑप्शन। अब बचा आपके सामने ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। कव में ये छोटा आएगा और त्री बड़ा आएगा, कवयित्री। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं, बिना किसी परिवर्तन के ऐसे कैसे प्रयुक्त हो जाते हैं, तो कौन से शब्द हैं? संस्कृत, तद्भव, तत्सम या देशज। तो दोस्तों संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं वो कहलाते हैं दोस्तों तत्सम शब्द। क्या कहलाते हैं? तत्सम। दोस्तों आपसे नाम में पता चल रहा है तत्सम, ऐसा शब्द जिनका उच्चारण ऐसा लगता है जैसे कि हम संस्कृत पढ़ रहे हैं, तो हो जाएगा तत्सम। और ऐसे कैसे यहाँ पर जो है परिवर्तन, बिना परिवर्तन कैसे हिंदी में प्रयुक्त हो जाते हैं, उसे उसे कैसे तत्सम। और दोस्तों ऐसे शब्द जो हिंदी हिंदी टाइप लगते हैं उनका जो हिंदी रूपांतरण कर दिया गया है वो कहलाते हैं तद्भव। और दोस्तों विदेशी वाले जो शब्द हैं वो देशज कहलाते हैं, और बाकी संस्कृत के संस्कृत हैं ही। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 39 है दोस्तों। प्रश्न नंबर 39, जब 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 किसी समास में दोनों शब्द प्रधान हो तो उसे कहते हैं, दोनों पद प्रधान होने चाहिए। द्वंद्व समास, द्विगु समास, प्रधान समास या दोस्तों तत्पुरुष समास। कौन सा ऑप्शन आपके सामने इसका सही हो जाएगा? बताइए। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है समास है उनमें जो है दोनों पद जो प्रधान होते हैं वो द्वंद्व समास में होते हैं। दोस्तों द्वंद्व समास का मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, जैसे कि माता पिता। क्या हो जाएगा? माता, और यहाँ पर बीच में जो योजक चिन्ह लगेगा, और यहाँ पर पिता। दोस्तों यहाँ पर दोनों पद प्रधान कैसे हैं? दोस्तों इनका भी सेफ यहाँ पर अर्थ निकल रहा है, माता और ये पिता। अगर इसका दोस्तों ये विच्छेद करेंगे या फिर समास विग्रह करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माता और पिता। ठीक है, माता और पिता। तो यहाँ पर इस प्रकार आपके इसका विच्छेद कर सकते हो। तो द्वंद्व समास में दोनों या तो और आता है, अगर जो इसका समास विग्रह किया हुआ है तो और आता है, अगर समास विग्रह नहीं किया तो यहाँ पर बीच में योजक चिन्ह आता है। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों, यहाँ पर द्वंद्व समास हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, प्रश्न नंबर 40 है। शुद्ध शब्द हैं उज्ज्वल, उज्ज्वल, उज्ज्वल और उज्ज्वल। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा उज्ज्वल, उज्ज्वल। ठीक है, कौन सा? इस प्रकार हो जाएगा, ये भी आधा जय है, उज्ज्वल, ये हो जाएगा उज्ज्वल। दोस्तों इसका विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? उत प्लस ज्वल। क्या हो जाएगा? उत प्लस ज्वल। तो दोस्तों यहाँ पर दो आधा जय जय पूरा है। ठीक है, दो आधा जय जय आ जाएगा, ऊ आधा जय वैल है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही है। और यहाँ पर देखिए उज्ज्वल शब्द उत प्लस ज्वल से बना है। प्रश्न नंबर 41 देखिए, अनुरक्त का विलंब शब्द होगा आरक्त, विरक्त, निरक्त या फिर आसक्त। दोस्तों यहाँ पर विरक्त से हो जाएगा, अनुरक्त का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विरक्त से हो जाएगा। प्रश्न नंबर 42 देखिए दोस्तों, निम्न में से किस समूह में सभी शब्द हैं जो तत्सम हैं? शर्करा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि, काष्ठ, घृत, घोड़ा, कारीगर, औष्ठ, किताब, रानी, चाकू, निष्ठुर, चम्मच, हाथी, कार्य। तो दोस्तों ये जो तत्सम शब्द है वो कौन से ऑप्शन के अंदर है? जो सारे तत्सम शब्द हैं। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, वो सारे तत्सम हैं। आपको यहाँ पर इनको पढ़ने पर ऐसा लग रहा है जैसे कि हम संस्कृत के शब्द पढ़ रहे हैं, शर्करा, पवन, ज्येष्ठ, अग्नि। तो दोस्तों यहाँ पर तत्सम शब्द हैं, ए नंबर सही हो जाएगा। दोस्तों जो शर्करा का जो तद्भव शब्द है वो शक्कर है, पवन का पवन है, ज्येष्ठ का जेठ है और अग्नि का आग है। ठीक है, व्याख्या में भी यही है कि इन शब्दों के तद्भव क्रम से शक्कर, पवन, जेठ व आग होता है। प्रश्न नंबर 43 देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 43 से किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है?
नहीं है पूछा दोस्तों। प्रश्न परीक्षा के अंदर ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि दोस्तों अधिक से सवाल में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन दोस्तों कु उपसर्ग किस में लगा हुआ है। तो यहाँ पर कु रूप, ये पहले ऑप्शन बेटा आप फटाफट से इसका ए आंसर में ऐसे गोला भर दोगे दोस्तों, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, नहीं है। तो दोस्तों 3 ऑप्शन के अंदर ऐसा होगा जहाँ पर कु उपसर्ग है लेकिन एक में नहीं है। तो दोस्तों देखिए, कु रूप कुधन रूप, कुकर्म कुधन कर्म, कुचाल कुधन चाल, लेकिन दोस्तों कुशल एक रूढ़ शब्द है, यहाँ पर इसका विच्छेद ही नहीं हो रहा है, कु उपसर्ग लगा ही नहीं है। अगर दोस्तों मैं इसको कु प्लस सल लिख देता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर कु यानी तो बुरा हो जाएगा, ठीक है, लेकिन दोस्तों सल का क्या अर्थ निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, जिसमें कु उपसर्ग नहीं है। प्रश्न नंबर 44 देखिए, इन प्रत्यय का प्रयोग किस शब्द के अंदर हुआ है? पुजारिन, कठिन, चिन्ह या फिर मीन। तो दोस्तों इन प्रत्यय का जो प्रयोग हुआ है वो दोस्तों पुजारिन के अंदर प्रयोग हुआ है। बाकी कठिन एक शब्द है पूरा, चिन्ह भी एक शब्द है, मीन भी एक शब्द है, पुजारिन। दोस्तों पुजारिन का अगर विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों? पुजारी, पुजारी प्लस इन, ठीक है, पुजारी प्लस इन क्या बनेगा दोस्तों? पुजारी प्लस इन। यहाँ पर देख सकते हो आप पुजारी में बड़ा आ रहा है, लेकिन इनको वापस से जोड़ेंगे इनको तो क्या बनेगा? पूजा और री छोटा पुजारी, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। नंबर पुजारी प्लस इन से पुजारी बनना है। प्रश्न नंबर 45 देखिए, जिसमें पहला पद संख्यावाचक हो और जो किसी समूह विशेष का बोध कराए उसे क्या कहते हैं? कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास या फिर द्विगु समास। तो दोस्तों अगर संख्यावाची, पहला पद संख्यावाची है, जैसे कि पंचपात, क्या हो जाएगा? पंचपात, पंच यानी कि 5 पात्रों का समूह है। एक होता है चौराहा, 4 रास्तों का समूह है, ठीक है। तिराहा, 3 रास्तों का समूह है। चौपाई, 4 पाई का समाहार। चौमासा, ठीक है। यहाँ पर पहला पद संख्यावाची है तो ये किस में आता है दोस्तों? ये द्विगु समास के अंदर आता है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। द्विगु समास में संख्या का जो समाहार होता है, ठीक है। प्रश्न नंबर दोस्तों 46 देखिए, द्वंद्व समास है, द्वंद्व समास कौन सा है? लंबोदर, अंधकूप, नर नारी या शरणागत। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैंने बताया था द्वंद्व समास में योजक चिन्ह आता है, बाकी देखिए किसी में भी योजक चिन्ह नहीं है, केवल नर नारी में आएगा। और नर नारी का अगर समास विग्रह करेंगे तो क्या आ जाएगा? नर और नारी, क्या हो जाएगा? नर और नारी। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 47 देखिए दोस्तों, नगर में रहने वाला को क्या कहा जाता है? शहरी, नागर, नगर वधु या फिर नौकर। तो दोस्तों नगर में रहने वाला जो होता है दोस्तों यहाँ पर नर वधु तो नहीं हो जाएगा, नौकर भी नहीं कहते हैं। अब दोस्तों शहरी और नागर देखिए, तो दोस्तों हमने शहर में रहने वाला थोड़ी पूछा है, हमें पूछा नगर में रहने वाला, तो दोस्तों नागर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों आपको बताना है कि जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा नहीं है, नहीं का बिल्कुल ध्यान रखिए कौन सा नहीं है। सेसव, लोहा, लकड़ी, पुस्तक। तो दोस्तों यहाँ पर जो जातिवाचक संज्ञा नहीं है वो किस में नहीं है दोस्तों? सेसव में नहीं है दोस्तों। बाकी लोहा, जातिवाचक संज्ञा किससे कहते हैं? पहले आपको बताना है कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है। दोस्तों संज्ञा 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा वह होती है जिसमें व्यक्ति विशेष का पता चलता है, जैसे किसी का नाम हो गया राम, श्याम, या पर्टिकुलर किसी का, जैसे कि नदी है गंगा, गंगा नदी। अब दोस्तों गंगा नदी का हमें पता चल रहा है कि गंगा नदी के समान और कोई भी नदी नहीं है जिनका नाम गंगा है, ठीक है। तो हमें पता चल रहा है व्यक्ति विशेष है वो। लेकिन अगर केवल नदी नाम आ जाए, नदी, अब हमें पता नहीं चल रहा कि नदी कौन सी है, क्योंकि दोस्तों नदियाँ बहुत सारी है, तो उनकी एक तरह की जाति होगी नदी, ठीक है। या किसी के समाज का नाम ले लो, ये समाज है, ठीक है। अब समाज में रहने वाला का नाम नहीं है तो वो क्या है? जाति हो गया। नदियाँ बहुत सारी है। पहाड़, अब मैं कहता हूँ पहाड़, अब पहाड़ कौन सा है पता नहीं है तो ये जातिवाचक हो जाएगा। लेकिन मैं अगर कह दूं कि हिमालय, तो हिमालय दोस्तों क्या है? हिमालय एक व्यक्ति विशेष है, हिमालय जैसा और कोई नहीं है। हिमालय, जैसे ही नाम हिमालय सुना और फटाफट से हमारे दिमाग में छवि उत्पन्न हो जाती है कि हिमालय, इसका मतलब हिम प्लस आलय यानी बर्फ से बना हुआ पहाड़, भारत के उत्तर में स्थित है। इस प्रकार उत्तर से लगा करके उत्तर पूर्व तक ये फैला हुआ है, इस प्रकार तो वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक। और केवल मैं कहूँ कि पहाड़ तो हो जाएगा जातिवाचक। और भाववाचक संज्ञा में दोस्तों भाव प्रकट हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर शेषव, हमें शेषव नाम लेते हमें पता चलेगा हाँ शेषव यानी कि छोटा बच्चा होगा, ठीक है। जैसे कि बचपन, लड़कपन, ये दोस्तों सब भाववाचक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमें पता नहीं है लोहा, लोहा कौन सा है? लोहा बहुत प्रकार के होते हैं, लोहा कौन सा है पता नहीं है। लकड़ी कौन सी है, किस पेड़ की है पता नहीं है। पुस्तक कौन सी है? रामायण है, महाभारत है, कुरान है, बाइबिल है, पता नहीं कौन सी है। तो दोस्तों पुस्तक, ये तीनों दोस्तों आपके जातिवाचक हैं। लेकिन दोस्तों ये शेषव है दोस्तों, ये भाववाचक है। अब शेषव किससे बना? तो दोस्तों यहाँ पर शिशु किससे बना दोस्तों?
शिशु प्लस शिशु में दोस्तों ए प्रत्यय लगने से शिशु प्लस ऐसे क्या बन जाएगा शेषव। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर ए सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों आपके सामने 30 प्रश्न देखो, लेकिन दोस्तों 30 प्रश्न में आप दोस्तों आपके 50 से प्लस आपके ज़्यादा प्रश्न हो जाएंगे इनके सर अंदर जुड़े हुए हैं साथ में। मैं दोस्तों उदाहरण भी देकर चल रहा हूँ। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 49वां प्रश्न है, निम्न में से किस वाक्य में संप्रदान कारक है? मेरा घर स्टेशन से बहुत दूर है, राम घर पर सो रहा है, राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, निसार खेलता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो संप्रदान कारक होता है दोस्तों वो देने के अर्थ में होता है। कारक कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं और संस्कृत में कितने होते हैं? 6 प्रकार के। हिंदी में 8 प्रकार के कौन कौन से हैं? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से पृथक होना, संबोधन, ठीक है, संबंध का के की, और उसके बाद अधिकरण में पर, और संबोधन है अरे ओ। तो यहाँ पर दोस्तों संप्रदान देने के अर्थ में अगर दान संबंधी कोई नाम आ रहा है तो संप्रदान कारक हो जाएगा यहाँ पर। तो राजा ने निर्धनों को कंबल दिए, तो यहाँ पर दान वाला अर्थ आ रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संप्रदान कारक। ठीक है, ऑप्शन देखिए, यहाँ पर व्याख्या देखिए, दान देने से सदैव संप्रदान होता है। प्रश्न नंबर दोस्तों 50 देखिए, वह स्वतः ही जान जाएगा में वह सर्वनाम कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या अनिश्चयवाचक सर्वनाम? तो दोस्तों वह स्वतः ही जान जाएगा में वह क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 51 देखिए, प्रश्न नंबर 51 है, संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा वाक्य है? रस्सी जल गई, सीता पढ़ रही है, तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, बच्चा सोता है। तो दोस्तों संयुक्त क्रिया वाला उदाहरण कौन सा है? तो तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, ऑप्शन नंबर सी है। व्याख्या देखते हैं दोस्तों इसकी, दो भिन्न भिन्न धातु से बनी क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर अगला देखिए दोस्तों, सरल या साधारण वाक्य किसे कहते हैं? जो छोटा हो? नहीं। जिसका अर्थ सरलता से समझ में आ जाए? नहीं। जिसमें एक कर्ता और अनेक क्रियाएं हो? नहीं। जिसमें एक उद्देश्य, एक विधेय और एक ही क्रिया हो? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, मोहन बाजार जा रहा है, इस वाक्य में उद्देश्य है, बताइए। मोहन, खरीदारी, घूमना या फिर बाजार? तो दोस्तों वाक्य के दो भेद होते हैं, एक तो होता है उद्देश्य, एक होता है विधेय। तो यहाँ पर दोस्तों जो मेन जो कर्ता होता है, जो मैं करने वाला होता है वो तो होता है उद्देश्य, और जिसके द्वारा जो कार्य संपन्न किया जा रहा है उसे कहते हैं विधेय। बाकी जो उद्देश्य के अलावा जो भी बचा वो सारे विधेय हैं। तो यहाँ पर पूछा है उद्देश्य, तो यहाँ पर कर्ता करने वाला कौन है? तो मोहन बाजार जा रहा है। अब मोहन के बाद ये तो मोहन हो जाएगा उद्देश्य, और इसके बाद जो भी बचा है वो क्या हो जाएगा? विधेय। ठीक है, तो हमें पूछा उद्देश्य, यहाँ पर उद्देश्य कौन सा? तो यहाँ पर मोहन हो जाएगा उद्देश्य। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54 देखिए, निम्न में से मिश्रित वाक्य हैं, बताइए। वर्षा हो रही है, मैं पढ़ता हूँ और वह खेलता है, सुधीर पढ़ता है, मैंने सुना है कि नीना पास हो गई। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा प्रिंट मिस्टेक हो गई, मैंने सुना है कि नीना है जो पास हो गई, नीना पास हो गई। तो यहाँ पर दोस्तों मिश्रित वाक्य कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर जो मिश्रित वाक्य है वो दोस्तों मैंने सुना है कि नीना पास हो गई। अब दोस्तों यहाँ पर वर्षा हो रही है, ये दोस्तों सरल वाक्य है। मैं पढ़ता हूँ और वह खेलता है, दोस्तों ये संयुक्त वाक्य है। दोस्तों सरल वाक्य किसे कहते हैं? जिसमें उद्देश्य एक ही हो, विधेय भी एक ही हो, क्रिया भी एक ही हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर दोनों अलग अलग है, मैं पढ़ता हूँ और वह खेलता है, और बीच में आ गया दोस्तों और, परंतु, या, अथवा ऐसे शब्द आते हैं तो यहाँ पर हो जाता है संयुक्त वाक्य, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं पढ़ता हूँ और वह खेलता, दोनों का सेम अलग अलग अर्थ निकल रहा है। सुधीर पढ़ता है एक सरल वाक्य है। अब दोस्तों मैंने सुना है कि नीना पास हो गई, तो यहाँ पर दो वाक्य है, पहला प्रधान है, दूसरा गौण है। ठीक है, पहला प्रधान वाक्य है, दूसरा प्रधान नहीं है, ये गौण है। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों दो वाक्य होते हैं। गांधी जी ने कहा कि झूठ मत बोलो, गांधी जी ने कहा कि सत्य बोलो। इस प्रकार की लगता है यहाँ पर हो जाएगा, अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो फेल हो जाओगे। ठीक है, तो जिस वाक्य में एक प्रधान व दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सवाल नंबर 55 है दोस्तों, किसी के कथन को उद्धृत करते समय किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों उद्धृत करने के समय अवतरण या उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, और ये चिन्ह इस प्रकार के होते हैं। ठीक है, इस प्रकार के। तो दोस्तों किसी को उद्धरण करने के लिए यहाँ पर कोटेशन लिखा हुआ है, ये होता है अवतरण या उद्धरण चिन्ह। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर 20 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों 56 नंबर है, यहाँ पर सही विराम चिन्हों वाला वाक्य है। जो पत्र आज आया है कहाँ है? 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 दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा किस ऑप्शन के अंदर जो सही है वो
प्रयोग किया गया है विराम चिन्हों का। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्तों। जो पत्र आज आया है, कॉमा लग रहा है और कहाँ कहाँ है, प्रश्न पूछ रहा है लास्ट में, यहाँ पर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो यहाँ पर जो चिन्ह का नाम क्या है, पहला तो है अल्प विराम, दूसरा है प्रश्नवाचक, क्या है, दूसरा है प्रश्नवाचक। व्याख्या देखिए, इस वाक्य में क्रमशः अल्प विराम व प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। ठीक है। प्रश्न नंबर 57 देखिए, शेर को सामने देखकर यह वाक्य किस मुहावरे से पूर्ण होगा, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, शेर को सामने देखकर। आगे दोस्तों आपके स्थान पर ये चार ऑप्शन में से भरना है कि ये मुहावरा किससे पूरा होगा। तो दोस्तों अगर आपको ये मुहावरा नहीं भी आता है तो दोस्तों ऐसे लाइन बोल करके पढ़ लीजिए। पहले ये लाइन बोलिए, फिर ये लाइन फिट करिए, पहले ये लाइन बोलिए, फिर ये लाइन फिट करिए। कौन सी लाइन सही फिट हो रही है वो आपका सही हो जाएगा। देखिए, शेर को सामने देखकर मैं 7वें आसमान पर पहुंच गया, नहीं। शेर को सामने देखकर मैं आग बबूला हो उठा, नहीं। शेर को सामने देखकर मैं आसमान सिर पर उठा लिया, नहीं। शेर को सामने देखकर मेरे प्राण सूख गए, ये सही बैठ रहा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। बहुत सारे प्रश्न दोस्तों ऐसे सही होते हैं। दोस्तों आपको बताना है कि सही मुहावरा कौन सा है। नेत्रों में मिट्टी डालना, आंखों में रेत फेंकना, आंखों में धूल झोंकना, आंखों में कचरा डालना। तो दोस्तों यहाँ पर जो सही मुहावरा है वो हो जाएगा आंखों में धूल झोंकना। और आंखों में धूल झोंकना से हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर किसी को धोखा देना। क्या हो जाएगा दोस्तों, धोखा देना। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आंखों में धूल झोंकना का अर्थ होता है धोखा देना। दोस्तों 59 नंबर प्रश्न है, हाथ न आना इस मुहावरे का निकटतम अर्थ कौन सा है। पकड़ में न आना, बहुत बड़ा होना, हाथों का व्यायाम करना या हाथ फैलाना। तो दोस्तों हाथ न आना इस मुहावरे का जो निकटतम अर्थ है वो हो जाएगा पकड़ में न आना। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों प्रश्न नंबर 60 है दोस्तों, सिर फिर जाना का अभिप्राय है, बताइए सिर फिर जाना का अभिप्राय क्या हो जाएगा। चक्कर आ जाना, अहंकारी हो जाना, सर दर्द हो जाना या फिर पीछे मुड़कर देखने लगना। तो दोस्तों यहाँ पर जो सिर फिर जाना का जो अभिप्राय हो जाएगा वो हो जाएगा अहंकारी हो जाना। वो कहते हैं ना कि सिर फिर गया उसका तो सिर फिर गया, तो यहाँ पर अहंकारी हो जाना, अहंकारी हो गया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। दोस्तों मैंने बहुत ही मेहनत की इस पेपर को यहाँ पर दोस्तों आपके पास बताने के लिए। यहाँ पर दोस्तों टाइम भी हो गया दोस्तों 21 मिनट। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।